वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुबह सवेरे के चाय की चुस्कियों के साथ इस 20 मिनट शो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग मंडे टू सैटरडे सुबह 7 बजे मिलते हैं और सुबह 7 बजे के सेशन में हम लोग चर्चा करते हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर। चर्चा का ऑब्जेक्टिव यही है कि आपके भीतर पॉलिटी की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, ढेर सारे फैक्ट बताना और ढेर सारे कॉन्सेप्ट बताना। 20 मिनट में मैं 4 सवाल शामिल करता हूं और इन 4 सवालों के थ्रू मैं ये कोशिश करता हूं कि आपको 40 बातें बताई जाएं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकती हैं। ये सेशन आप लोग शेयर भी किया करिए। यदि आपको अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए कि आपको कैसा लगा। उससे एक अलग तरीके की ऊर्जा मिलती है। साथ ही साथ यदि आप यूपीपीसीएस प्री की तैयारी कर रहे हैं या आरओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं या वीओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिए, इन तीनों परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जितने भी आपके दोस्त हैं उनके बीच में इसे फैलाना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। पहला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है। सवाल सीएजी से संबंधित है। लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संविधान द्वारा स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संविधान के द्वारा स्वतंत्रता प्रदान की गई है, यानी संविधान के द्वारा इंडिपेंडेंस दिया गया है। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत की जाती है, यानी सीएजी की रिपोर्ट प्रेसिडेंट के द्वारा पार्लियामेंट में यानी संसद में प्रस्तुत की जाती है। ये सवाल है। तो देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, यदि सीएजी से रिलेटेड सवाल है, सीएजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। प्रश्न पहले अच्छे से पढ़ा करिए। यदि आप प्रश्न अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो सवाल गलत होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि स्टेटमेंट वाले सवालों को अक्सर पढ़ा जाए। और मैं यहाँ पर स्टेटमेंट वाले सवालों को इसीलिए शामिल करता हूँ क्योंकि एक सवाल के माध्यम से मैं आपको ढेर सारे फैक्ट बता सकूं और एक सवाल के माध्यम से मैं आपको ढेर सारे कॉन्सेप्ट बता सकूं, इसीलिए स्टेटमेंट वाले सवालों को मैं शामिल करता हूं। तो चलिए भाई इसकी थोड़ी सी व्याख्या हम लोग देखते हैं। सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यदि आप बात सीएजी की करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए मेरे भाई कि यह भारत देश में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और संसद के एजेंट के तौर पर कार्य करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का अर्थ होता है एक ऐसा निकाय जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। और सीएजी का उल्लेख संविधान में किया गया है। यह अनुच्छेद 148 के उपबंधों के तहत सीएजी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया 148 से लेकर 151 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इससे संबंधित प्रोविजन मेंशन है। ठीक है। संवैधानिक निकाय के तौर पर इसे क्यों स्थापित किया गया और साथ ही साथ संविधान के द्वारा इसे सुरक्षा और स्वतंत्रता दी गई क्यों, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, इसको समझ लेते हैं, फिर नियुक्ति इत्यादि देखते हैं। तो देखो, सीएजी को संविधान के तहत स्थापित करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव ये था कि ये बड़ा महत्वपूर्ण पदाधिकारी है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कहा। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी इसीलिए कहा क्योंकि ये पब्लिक पर्स का प्रोटेक्टर है। अगर भारत सरकार कहीं 10 रुपये खर्च करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कहीं 10 रुपये खर्च कर रही है तो ये उस 10 रुपये का क्या करता है, ऑडिट करता है। यानी 10 रुपये का ऑडिट करेगा, ऑडिट करके रिपोर्ट बनाएगा और रिपोर्ट ले जाके किसे देगा, रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देगा और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को कहाँ सबमिट करेगा, पार्लियामेंट के पटल पर सबमिट करेगा और पार्लियामेंट में अलग अलग समितियों के द्वारा ये एग्जामिन की जाएगी। यानी सरकार के खर्चों को ऑडिट कर रहा है। अब जाहिर सी बात है कि कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो सरकार के खर्चों को ऑडिट करेगा तो इससे सरकार अकाउंटेबल होती है, इससे सरकार ट्रांसपेरेंट होती है, इससे सरकार पर एक कंट्रोल होता है। यदि आपके पापा आपके बड़े भाई को आपके खर्चों को ऑडिट करने की जिम्मेदारी दे दी जाए तो आप और जिम्मेदार होंगे। तो वैसे ही ये संसद के एजेंट के तौर पर कार्य करती है और सरकार के खर्चों का ऑडिट, और सरकार का खर्चा यानी आपका खर्चा ना भाई, आपका पैसा ना, तो इसीलिए इसे आपके पर्स का प्रोटेक्टर यानी पब्लिक पर्स का प्रोटेक्टर कहा जाता है। लोक वित्त का इसे संरक्षक कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण पदाधिकारी है क्योंकि सरकार को जिम्मेवार बनाने में इसकी भूमिका है। आप देखें बड़े बड़े घोटाले जैसे 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, ये सब सीएजी के द्वारा पकड़े गए। हालांकि सीएजी कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो एग्जीक्यूट कर सके। जब खर्चा हो जाता है तो उसके बाद ये ऑडिट करता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब ऑडिट करेगा और ये बताएगा कि भाई 9 रुपये में काम चल सकता था, 10 रुपया खर्च किए, 1 रुपया घोटाला कर लिए, तो ये जनता के बीच में जाएगा। बाद में इस आधार पर सरकार या जो भी संस्थान है उस पर FIR भी दर्ज हो सकती है। तो एक तरीके से ये पब्लिक पर्स के प्रोटेक्ट करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
सीएजी की यदि नियुक्ति की बात करें तो भारत देश में सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी बाई प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति होती है, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। और सीएजी का एक निश्चित कार्यकाल है, 6 साल का कार्यकाल होता है और मैक्सिमम एज 65 ईयर होती है। इन दोनों में से जो पहले आए विच एवर कम्स अर्लियर। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि मेरे भाई सीएजी को कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है, यानी सीएजी को इस कार्यकाल के दौरान डायरेक्ट राष्ट्रपति के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है, बल्कि वैसे ही हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को। अब आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को संसद में प्रस्ताव पारित करके हटाया जाता है, यानी इम्पीचमेंट जैसा प्रोसीजर चलता है। तो ऐसे में सीएजी को हटाने की प्रक्रिया को टफ बनाया गया। क्यों भाई? क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक था सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर देना, कार्यकाल की सुरक्षा देना। क्यों भाई, क्यों देना चाहते हैं? इसलिए क्योंकि इसके पद की स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस ऑफ द सीएजी मेंटेन हो सके। क्यों मेंटेन करना है पद की स्वतंत्रता? इसलिए मेंटेन करना है कि ये बायस्ड ना हो, क्योंकि भाई सरकार के खर्चों का ऑडिट कर रही है, अगर सरकार की तरफ बायस्ड हो जाएगी, सरकार की तरफ पक्षपाती हो जाएगी या सरकार का प्रेशर रहेगा तो क्या ट्रांसपेरेंट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इसीलिए ऐसा किया जाता है। सीएजी कार्यकाल के दौरान अपना रिजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे सकता है, इस्तीफा प्रेसिडेंट को दे सकता है। ठीक है, तो आइए सवाल पर आते हैं। सवाल देखिए क्या कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संविधान के द्वारा स्वतंत्रता दी गई है, यानी बाई कॉन्स्टिट्यूशन इसे स्वतंत्रता दी गई है, संविधान के द्वारा स्वतंत्रता दी गई है। सही लिखा हुआ है। दूसरा, सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत की जाती है। जी हाँ, अगर सीएजी की रिपोर्ट यूनियन से संबंधित है, केंद्र से संबंधित है तो राष्ट्रपति के पास जाती है, राज्य से संबंधित है तो गवर्नर के पास जाती है। सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सबमिट की जाती है और राष्ट्रपति उसे कहाँ रखता है? उसे पार्लियामेंट में रखता है, यानी संसद के पटल पर रखता है। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट भी आपका सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। देखो सीएजी के पद को इंडिपेंडेंट, सीएजी को इंडिपेंडेंस देने के लिए, इसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए ढेर सारे प्रोविजन किए गए, जैसे कार्यकाल की सुरक्षा दी गई, जैसे इसके जो खर्चे होते हैं, वेतन भत्ते होते हैं, वो संचित निधि पर भारित होते हैं, यानी चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और ऐसे खर्चे जो संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज होते हैं, उस पर सदन में मतदान नहीं होता, यानी उसे संसद कम नहीं कर सकती, तो इससे पैसा कम करने का प्रेशर सीएजी पर नहीं बनेगा। तो ये प्रोविजंस हैं जिन प्रोविजन के थ्रू इनकी इंडिपेंडेंस को मेंटेन किया गया है। किसी भी लोकतंत्र में इस तरह की इंडिपेंडेंट बॉडी होना बहुत ज़रूरी होता है। लोकतंत्र का लक्षण ये भी होता है कि लोकतंत्र में इंडिपेंडेंट बॉडीज़ होती हैं, क्योंकि उसके थ्रू सरकार पर एक नियंत्रण स्थापित किया जाता है, उसके थ्रू लिमिटेड गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है, सीमित सरकार के कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है। क्योंकि सरकारें जब सीमित होंगी, सरकारों पर नियंत्रण होगा तो सरकारें मनमानी नहीं करेंगी। अगर असीमित होंगी तो भाई सरकार तो बहुत पावरफुल होती है, बहुत मनमानी करेगी, उठपटांग खर्च करेगी, क्या कर लोगे, है ना। तो ये दो का दोनों स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। अगले सवाल पर आते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लिखा हुआ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अंतर्राज्यीय परिषद संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत गठित की जाती है। आर्टिकल 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होता है। पहला स्टेटमेंट, अंतर्राज्यीय परिषद एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है, यानी परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तीसरा लिखा हुआ है कि इसका उद्देश्य केंद्र राज्य संबंधों में समन्वय स्थापित करना है, यानी सेंटर स्टेट रिलेशन में एक कोऑपरेशन क्रिएट करना है, कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना है। सवाल ये है, इंटर स्टेट काउंसिल इज एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 263। इंटर स्टेट काउंसिल इज परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इस ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। राइट स्टेटमेंट चूज करना है। तो देखिए भाई, आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में केंद्र और राज्य दोनों का अस्तित्व है, और भारत देश में केंद्र और राज्य दोनों का अस्तित्व है। ऐसे में केंद्र और राज्य में शक्तियों का वितरण और केंद्र और राज्य में पॉलिटिकल सिस्टम चलाने के लिए संबंध स्थापित करना जरूरी है। भारत एक संघवाद का उदाहरण है। भारत देश में फेडरेशन है, जहां मोर देन वन गवर्नमेंट है, केंद्र भी है एज वेल एज राज्य भी है। ठीक है, तो केंद्र और राज्य दोनों के होने से इन दोनों में संतुलन, इन दोनों में कोऑपरेशन, इन दोनों में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। आज का दौर एक ऐसा दौर है जो कि सहयोगी संघवाद का दौर है। सहयोगी संघवाद का अर्थ ये होता है कि एक ऐसा संघवाद जहां अलग अलग सरकारें आपस में सहयोग की भावना से कार्य करें, आपस में कोऑर्डिनेशन की भावना से कार्य करें, आपस में कोऑपरेशन की भावना से कार्य करें, उसे हम कहते हैं सहयोगी संघवाद। और सहयोगी संघवाद को स्थापित करने के लिए बहुत सारे प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू और कानूनों के थ्रू किए गए।
केंद्र राज्य में समन्वय स्थापित हो, केंद्र राज्य में सहयोग की भावना स्थापित हो। और उसी का एक एग्जाम्पल इंटर स्टेट काउंसिल है। सरकारिया आयोग की रिकमेंडेशन पर सबसे पहले 1990 में 1990 में अनुच्छेद 263 के तहत इंटर स्टेट काउंसिल यानी आईएससी का गठन हुआ। ठीक है, सबसे पहले आईएससी का गठन राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति आईएससी का गठन करता है, राष्ट्रपति कर सकता है। यहाँ समझने योग्य बात यह है कि अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा इंटर स्टेट काउंसिल का गठन होता है, तो ये कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन एक ट्रैप सवाल में लगा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी दो प्रकार की होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में एक होती है परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एक होती है टेम्पोररी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी एक होती है अस्थायी संवैधानिक निकाय और दूसरा आपका होता है जिसे आप कहते हैं अस्थायी संवैधानिक निकाय। क्या भैया? अस्थायी संवैधानिक निकाय, अस्थायी, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? अस्थायी का मतलब है जो परमानेंटली कॉन्स्टिट्यूशन में इस्टेब्लिश्ड हो, जैसे आर्टिकल 148 के तहत सीएजी परमानेंटली कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इस्टेब्लिश्ड है। लेकिन कुछ ऐसे निकाय हैं जिनका गठन समय समय पर होता है, जैसे आईएससी, इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर किया जा सकता है। जैसे फाइनेंस कमीशन का गठन आप देखते हैं कि सामान्यतः 5 वर्ष या जब भी राष्ट्रपति को लगे आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। तो जिसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा टाइम टू टाइम किया जाता है वो अस्थायी संवैधानिक निकाय होता है, यानी टेम्पोररी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, लाइक फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, लाइक आईएससी यानी इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है, अंतरराज्यीय परिषद। तो यहां पर सवाल आपका क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि अंतरराज्यीय परिषद संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत गठित की जाती है। इंटर स्टेट काउंसिल इज एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 263। अंतरराज्यीय परिषद क्या है? एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, इसका उद्देश्य केंद्र राज्य संबंधों में समन्वय स्थापित करना है। तो देखो ये भी सही, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत होगा क्योंकि यहाँ लिखा है अस्थायी संवैधानिक निकाय, और मेरे भाई ये अस्थायी संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट एंड थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किसके द्वारा हो रहा है? इंटर स्टेट काउंसिल का गठन राष्ट्रपति के द्वारा हो रहा है। अब आप लोग इसमें बताइएगा कि इसका गठन राष्ट्रपति कर रहा है, लेकिन इसकी संरचना में कौन कौन शामिल है? ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कमेंट भरा हुआ होना चाहिए। कौन कौन है? जैसे अध्यक्ष कौन होता है बता दे रहे हैं, पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अंतरराज्यीय परिषद का। अब अंतरराज्यीय परिषद में कौन कौन शामिल होता है? प्रधानमंत्री के अलावा अंतरराज्यीय परिषद में कौन कौन शामिल होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, पिछले बहुत सारे मेरे वीडियोज हैं, शॉर्ट्स हैं, जहां पर ये चीज़ें मैंने बताई हैं, बहुत बार बताई हैं। ठीक है, तो इसको जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर नहीं बताना हो तो जरूर गूगल करके पढ़िएगा। ठीक है, देखिएगा, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी बने, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है। ठीक है, बताने तो मैं अभी 15 सेकंड में बता सकता था कौन कौन शामिल है, लेकिन आप लोग थोड़ा क्यूरियस हो इसलिए मैंने ये पूछा है आपसे, आप जरूर बताइएगा। चलो अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। स्टेट हैव राइट टू सेपरेट फ्रॉम द यूनियन, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है। द यूनियन इज इनडेस्ट्रक्टिबल बट स्टेट आर डिस्ट्रक्टिबल, यानी संघ अविनाशी है लेकिन राज्य क्या है? विनाशी है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। बड़ा बढ़िया सवाल है, आप बताइए कि कौन सा राइट स्टेटमेंट है इसमें। तो देखिए एक बात समझिए कि यदि आप भारत की बात करें तो हमेशा ध्यान रखें मेरे भाई कि भारत देश में संघात्मक व्यवस्था है, इसको कहने में कोई बुराई नहीं है। ठीक, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों हैं तो भारत देश में फेडरेशन है, फेडरल कॉन्सेप्ट है। लेकिन भारत में अमेरिका की तरह प्योर फेडरेशन नहीं है, यानी भारत देश किसी समझौते का परिणाम नहीं है और वहाँ अमेरिका की तरफ प्योर फेडरेशन इंडिया में नहीं है, बल्कि भारत देश में केंद्र और राज्य का अस्तित्व तो है लेकिन व्यवस्था यूनियन की तरफ टिल्ड है, यानी मजबूत केंद्र के साथ संघवाद है। मजबूत केंद्र के साथ संघवाद है, इसीलिए भारत को क्वासी फेडरल या सेमी फेडरल भी कहा जाता है। अब यहाँ एक बात आपको समझना है कि भारत के लिए एक शब्द का प्रयोग आर्टिकल 1 में किया गया, इसको आप समझ लेंगे तो इस सवाल का आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। आर्टिकल 1 में भारत के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का संघ। आर्टिकल 1 का पहला क्लॉज यदि आप पढ़ेंगे तो पहला क्लॉज कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट।
इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। क्या होगा? भारत राज्यों का एक संघ होगा। अब भारत राज्यों का एक संघ होगा तो भारत के लिए यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? जबकि भारत तो फेडरल था, तो फेडरेशन ऑफ स्टेट कह सकते थे। तो उसके 3 कारण थे। पहला, इंडिया इज नॉट रिजल्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट, भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है, भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है, नॉट रिजल्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट। अमेरिका की तरह आपस में समझौता करके यहाँ पर देश नहीं बने। दूसरा, भारत देश में यूनियन की तरफ व्यवस्था टिल्ड है, यानी संघ मजबूत है। मजबूत केंद्र के साथ क्या है? संघवाद है। मजबूत केंद्र के साथ संघवाद है, संघ मजबूत है। ठीक है। तीसरा, स्टेट हैव नॉट राइट, स्टेट हैज नॉट राइट टू सेपरेट फ्रॉम यूनियन, यानी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। राज्य संघ से अलग हो सकते हैं क्या? नहीं, राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते, यानी राज्य को संघ से, यूनियन से अलग होने का कोई राइट नहीं। इसलिए भारत के लिए यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया। भारत एक शरीर की तरह है और भारत के राज्य शरीर के अंगों की तरह है। जिस तरह से शरीर से शरीर के अंगों को नहीं अलग किया जा सकता है, उसी तरह से भारत से भारत के राज्यों को नहीं अलग किया जा सकता। शरीर से शरीर का अंग अलग कर सकते हो क्या? हाँ, दिल अलग करते होंगे आप, वो अलग बात है भाई। हाँ, देते रहिए दिल। हाँ, दिल के अब बड़े काम आपने बना लिए हैं। एक दौर था दिल का काम तो खून छानना ही था, लेकिन आज हाँ, दिल बहुत काम कर रहा है। तो खैर, भारत पहले एक देश है जिसमें अलग अलग राज्य हैं। भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है। इंडिया इज नॉट रिजल्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट, और भारत के राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते। तो भारत के राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते, यानी भारत नहीं टूट सकता। यूनियन को तोड़ा नहीं जा सकता, तो यूनियन क्या है? इनडेस्ट्रक्टिबल है। लेकिन राज्य को तोड़ा, राज्य को 1 भाग में, 2 भाग में, 3 भाग में बांटा जा सकता है, बाउंड्री चेंज की जा सकती है, यस। तो स्टेट डिस्ट्रक्टिबल है, इसीलिए कहा जाता है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। यहां पर सवाल पर आते हैं। सवाल में क्या लिखा हुआ है कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 का पहला क्लॉज यही बात को कह रहा है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का एक संघ होगा। दूसरा, स्टेट हैव राइट टू सेपरेट फ्रॉम यूनियन, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है। जी नहीं भैया, राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। अगला कह रहा है आपका, संघ अविनाशी है लेकिन राज्य क्या है? विनाशी। संघ अविनाशी है लेकिन राज्य विनाशी। ये बात बिल्कुल सही है, यानी संघ टूट नहीं सकता है लेकिन राज्य टूट सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट एंड थर्ड। क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपने इस सवाल को समझा होगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इज नॉट अ सिटीजन, यानी नागरिक नहीं है। ओसीआई फैसिलिटी प्राप्त व्यक्ति नागरिक नहीं होता। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि ओसीआई कैन परचेज एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, ओसीआई भारत में कृषि भूमि खरीद सकता है, यानी एग्रीकल्चरल लैंड खरीद सकता है। क्या है भाई इस सवाल का कॉन्सेप्ट, समझिए। देखिए, भारत देश में इंडियन डायस्पोरा के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए प्रयास शुरू हुए सन 2000 के आसपास। उससे पहले से शुरू हुए, लेकिन 2000 से एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। इंडियन डायस्पोरा का मतलब क्या है? भारतीय मूल के ऐसे लोग जो भारत से बाहर अलग अलग देशों में बिखरे हैं। अब इंडियन ओरिजिन के ऐसे लोग जो भारत के बाहर अलग अलग देशों में बिखरे हैं, उनके साथ अगर हम अच्छे संबंध बनाएंगे तो क्या लाभ होगा? पहली चीज़ तो ऐसे लोग दिवाली मना रहे हैं, होली मना रहे हैं, तो इसका मतलब इंडियन कल्चर को नहीं भूले हैं। तो नहीं भूले हैं तो हमें भी उन्हें नहीं भूलना चाहिए। अगर हम उन्हें लव यू बोलेंगे तो वो भी हमको लव यू टू बोलेंगे। तो इससे क्या होगा? इससे हमारा कल्चर डेवलप होगा, सबसे पहला प्रॉफिट। दूसरा, वो भारत देश की तरफ आकर्षित होंगे, भारत आएंगे, डॉलर आएगा, इकोनॉमी में बूस्ट मिलेगा, आर्थिक लाभ होगा। तो इंडियन डायस्पोरा के साथ रचनात्मक संबंध बनाने के लिए, बढ़िया संबंध बनाने के लिए एक फैसिलिटी भारत देश में चलती है जिसे कहते हैं ओसीआई कार्ड होल्डर। ठीक है, ओसीआई कार्ड होल्डर ये एक फैसिलिटी है, ये किसी भी प्रकार की डुअल सिटीजनशिप यानी दोहरी नागरिकता नहीं है। इसका उद्देश्य है पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के बाकी अन्य देशों के जो भारतीय मूल के लोग हैं उनको ये सुविधा मिलती है। क्या सुविधा मिलती है ओसीआई के तहत?
तो ओसीआई के तहत भाई साहब हमारे देश में इस समय जो सुविधा ये मिलती है कि आजीवन फ्री वीज़ा यात्रा, आजीवन फ्री वीज़ा यात्रा यानी फ्री वीज़ा यात्रा कह सकते हैं आजीवन, किसी भी प्रकार का कोई वीज़ा शुल्क इनको नहीं देना पड़ेगा, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इनको क्या मिलता है कि फाइनेंशियल सुविधा, शैक्षिक सुविधा, इकोनॉमिकल फैसिलिटी एज वेल एज एजुकेशनल फैसिलिटी इनको मिलती है। भारत देश में इन्वेस्ट कर सकते हैं, खाता खोल सकते हैं, भारत देश में कंपनी लगा सकते हैं, तो एजुकेशनल फैसिलिटी, हाँ पढ़ाई एडमिशन ले सकते हैं, तो ये सारी सुविधाएं उनको मिलती है। साथ ही साथ 5 साल रह के नागरिकता, जनरली भारत के लोग, भारतीय मूल के लोगों के लिए 7 साल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ओसीआई के लिए बाई रजिस्ट्रेशन यदि सिटीजनशिप लेनी है तो 5 साल रह के नागरिकता। इन्हें वोट देने का कोई अधिकार नहीं होता क्योंकि भारत का नागरिक नहीं है, इन्हें राइट टू वोट नहीं मिलता, सारे पॉलिटिकल राइट नहीं मिलते। हाँ ये बात जरूर है कि एग्रीकल्चरल लैंड यानी कृषि संपत्ति और प्लांटेशन लैंड, बगान संपत्ति, ये नहीं खरीद सकते। एग्रीकल्चरल लैंड और बगान संपत्ति, कृषि भूमि और बगान संपत्ति ये नहीं खरीद सकते हैं। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इज नॉट सिटीजन, ठीक है, ये सही है। ओसीआई कैन परचेज एग्रीकल्चरल लैंड, ओसीआई भारत में कृषि भूमि खरीद सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ओसीआई भारत देश में कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है। और कौन सा कथन सही है आपको बताना था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, राइट आंसर। क्लियर है बात? चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। तो आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। एक सूचना और ले लीजिए कि इस समय हमारे यहाँ स्टडी आईक्यू परिवार में आरंभ 16.0 जो कि एक ऐसा बैच है जो कि प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी के लिए है। प्री मेंस का पूरा सिलेबस इसमें पढ़ाया जाता है, साथ ही साथ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फ्री दिया जाता है। ये एक फाउंडेशन बैच है। इस फाउंडेशन बैच में यदि आप इनरोल करते हैं तो आपका फाउंडेशन डेवलप होता है, पूरी की पूरी कंप्लीट तैयारी आपकी होती है। और इस समय न्यू ईयर सेल चल रही है जिसमें आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है, तो इस डिस्काउंट को आप अवेल कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू की साइट पर जाइए, गूगल पे लिखिए स्टडी आईक्यू की साइट ओपन हो जाएगी, वहाँ स्टेट पीसीएस पे क्लिक करिए, फिर यूपी पीसीएस पे क्लिक करिए, सारे के सारे बैचेज आपको दिखने लगेंगे, जिसमें आरंभ 16.0 पहले नंबर पर आपको दिखेगा। और आरंभ 16.0 पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप पूरी डिटेल्स जान सकते हैं, डाउनलोड करके बैच के बारे में फीचर जान सकते हैं, और फीस थोड़ा ज़्यादा दिखाएगी, तो उसके लिए आप ये कोड लगा दीजिएगा VL लाइव। और VL लाइव कोड यदि आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि भाई आपको इसमें क्या मिल रहा है, आपको मिलेगा इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा इस कोड को लगाने से, क्योंकि ये फैकल्टी कोड है, फैकल्टी कोड लगाने से सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। ध्यान रखिएगा कि फाउंडेशन में 2 तरह के बैचेज होते हैं, गोल्ड होता है, प्लेटिनम होता है। गोल्ड में क्या होता है, कंप्लीट सिलेबस आपको कवर कराया जाता है, 1100 प्लस घंटे की क्लासेस, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, करंट अफेयर मैगजीन और मेंटरशिप दी जाती है, 4 फैसिलिटी 2 साल की वैलिडिटी के साथ। और यदि आप लेते हैं प्लेटिनम, तो प्लेटिनम में मेरे भाई आपको ये तो मिलेगा ही जो गोल्ड में मिल रहा है, साथ साथ एक फाउंडेशन बैच एक्स्ट्रा, एक प्री का बैच एक्स्ट्रा, एक मेंस का बैच एक्स्ट्रा, एक एनसीईआरटी का बैच एक्स्ट्रा, रिकॉर्डेड फॉर्म में एक एमसीक्यू का बैच एक्स्ट्रा आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है, किताबें आपके घर जाती हैं। तो ये डिफरेंस है किसका, गोल्ड और प्लेटिनम का। जिन लोगों को कंप्लीट सरगर्भित अप्रोच के साथ तैयारी करनी है वो प्लेटिनम के साथ जाएं, और जिन लोगों को सिर्फ सिलेबस पढ़ना है गोल्ड के साथ जाएं। क्लियर है? तो विजिट करिए स्टडी आईक्यू पर और अपने कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मोटाइए। मोटाने का अर्थ फूलना नहीं है, मोटाने का अर्थ बी हेल्दी यानी स्वस्थ रहना। थैंक यू।